आज हम बात करेंगे कल सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना जी, जिनकी अदालत में कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजंस 1991 में बहुत सारी अपीलें लगी थी, उनकी सुनवाई हुई। उसमें ये जजों के सामने अदालतों में मुकदमे जाते रहते हैं, जो कोई बड़ी बात नहीं है, और उसमें बहुत सी बातें होती हैं। अमल कितना होता है उसमें, सच कितना, असलियत कितनी है, बात यहाँ जानने की है। तो एक तो चीज ये स्पेशल प्रोविजंस है। अब स्पेशल प्रोविजन क्या होते हैं लॉ में? स्पेशल प्रोविजन ऐसे होते हैं कि जो मौजूदा हालत में सोसाइटी में अमन शांति बनी रहे, दंगे फसाद ना हो, उसके लिए बनाए जाते हैं। उसका कानून से कोई कॉन्स्टिट्यूशन से लेना देना नहीं है, वो रेजुअल पार्ट्स है जिसमें पार्लियामेंट करती है। हालांकि पार्लियामेंट के बाद जब ये 76 में पहले स्टेट्स की पास होती, इससे असेंबलीज के पास होती थी रेजुअल लॉ, वो ब्रिटिश पीरियड से थी। 1935 का एक्ट आया था, गवर्नमेंट एक्ट 1935, और 37 में स्टेट के असेंबलीज के इलेक्शंस हुए थे, उसमें ये प्रोविजन था। उससे पहले भी था। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लेना देना ही नहीं था उसमें। अब ये स्पेशल प्रोविजन क्या होते हैं? ये ऐसे होते हैं कि जैसे कहीं अंदेशा हो कि यहाँ दंगा फसाद होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई एक एसपी या डीसीपी ऑर्डर इशू कर दे दफा 144 का, शांति हो गई, अमन शांति, ना किसी को पकड़ना, कि 5 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते किसी जगह पे। भाई अमन शांति तो सब कुछ चाहिए ना। ये ऐसा ही एक और, मैं मुझे बहुत से कई चीज़ें याद आती है अपने लाइफ में भी। मेरे 3 जनरेशन ने 100 साल सरकार चलाई है। मेरे बाबा जो थे 1944 में रिटायर हुए थे, 45 में कमिश्नर ऑफिस से। उसके बाद 2 साल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की में 1 लाख की जुरी में के मेंबर रहे। मुझे क्या हुआ कि मुझे याद आता है, ये बात है समटाइम 68 अगस्त 68 में मैंने हसनापुर में नौकरी ज्वाइन की थी। हसनापुर जो कौरव पांडवों की राजधानी थी, बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है, जैनियों का भी है। तो मैं बीच में रहता था, वो पानी की दिक्कत हो रही थी शहर में, मैं वाटर सप्लाई का भी इंचार्ज था, बहुत सी चीज़ों का इंचार्ज था, लैंड मैनेजमेंट मैनेजिंग ऑफिस का भी फील्ड वर्क मेरे पास ही था। तो वो मुझे कहने के बाद बहुत शिकायतें आ रही है, पानी की दिक्कत हो रही है, आप वहाँ वाटर वर्क में जो बंगला उसमें शिफ्ट करो। मैं जाना ही चाहता था क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा था। बीच में एक मडबी में लड़कियों का स्कूल था, वहाँ पे भी एक फ्लैट था, मैं उसमें रहता था। जाना पड़ा मुझे, पब्लिक की दिक्कत हो तो मैं वहाँ गया। वो 5-6 एकड़ ज़मीन में बना हुआ था। तो अब मैंने उसको जाके सफाई कराई। मेरे पास लेबर का आदमी तो बतेरे थे, फोरमैन की ड्यूटी लगा दी, एक्यूरेट, और सत्ती और बिंदा और 2 पंप ऑपरेटर थे और 1 चौकीदार। तो खैर वहाँ मैंने कहा भी ये वहाँ अमरूद के पेड़ थे, इसको थोड़ा ठीक ठाक करवा दूँ। तो गर्मियों के मौसम में मैं कहा भात सूंगा मच्छरदानी लगा के ओपन में। अब वहाँ घास जो थी बड़ी ख़राब हो रही थी, तो मैंने धूप लगवाई। अब धूप लगवा दी अच्छी घास, जिससे पैदल चलूँ तो अच्छी मुलायम मुलायम घास लगे मेरे तलवों में। तो खैर क्या हुआ कि मैं वहाँ जाके वो लगवाई, तो मैंने देखा कि आदमी जो है उसके ऊपर चल के जा रहे हैं। मैंने बेनी प्रसाद चौकीदार था, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट का था वो, पुरबिया, अच्छा नेक आदमी था। मुझे दूध उबाल के सुबह पिला जाता था, सोता था, मेरे पाँव दबाता था, और जब मैं सोता था ताला लगा के घर में चला जाता था अपने घर। गाय पाल रखी थी, उस गाय का दूध मुझे देता था। तो खैर वो तो बात एक हुई, खाने पीने की तो अलग होती चीज़। मैं कहा भाई बेन बिछा दी, कहता सब क्या करूँ जी ये, मैं कहा भी इसमें काट, कहता सब ये बार फेंसिंग तो टूटी हुई पड़ी है। मैं कहा अच्छा, इनको ठीक करा देते हैं। तो मैं गया, मैंने ऑफिस में अकाउंटेंट से बात की, टाउन डेवलपमेंट बोर्ड में था वो।
तो उन्होंने कहा अग्रवाल साहब पैसा तो फंड्स तो है नहीं, आप 2,500 का खर्चा बता रहे हो इसका, तो फंड्स तो है नहीं। मैं कहा अच्छा, मैं बंदोबस्त करता हूँ तो मेरे पास 30 रुपये का इंटरेस्ट होता था, कैश खर्च हो जाए तो और 30 रुपये ले लो। तो मैंने 20 रुपये का एक बोर्ड बनवाया प्रिंटर से और उसके गेट पे लगा दिया लिख के, ये आम रास्ता नहीं है, नो थोरोफेयर हिंदी इंग्लिश में लिखवा दिया, जो जाएगा उसको सज़ा मिलेगी। तो मैं कहा डू बल्लम लेके खड़ा हो जाएगी सुबह से शाम तक और जो आए उसको तो ये बोर्ड पढ़वा दे ना। ठीक है साहब, ये तो कर देगा, कहाँ था ये कर दूंगा मैं काम। तो उसने यही किया सुबह से शाम तक, कोई इसकी बात ही नहीं मानता, कोई कानून पर अमल में हुक्म पे कोई तामील नहीं हुआ हुक्म, आदमी जाते रहे। उसके बाद मैंने अगले दिन तो मैंने कहा बिन प्रचार, और उसको जो एक दो मेरे पास पंप ऑपरेटर थे, एक फोरमैन था, एक ये मैकेनिक था पानी की मीटर की मरम्मत करने वाला सत्ती, और बेनी प्रसाद वो बल्लम लेके खड़े हो गए पाँचों। मैं कहा जो सबसे पहले आदमी आए, अच्छा मैंने शाम को पहले दिन जो सीमेंट गोडाउन जो था, एक कमरे में 20-25 कट्टे 30 कट्टे सीमेंट थे, वो खुलवा दिया था, क्योंकि सीमेंट जो है केमिकल रिएक्शन होता है, बदबू होती है, दम घुट जाए आदमी का, मर जाए। मैं तो इंसान हूँ, मैं किसी की हत्या करूँगा। तो मैं कहा जो सबसे पहले आदमी आया उसको पकड़ के इसमें बंद कर दो नंगा करके। तो वहाँ पर हाइडल होता था, उसका एक इंस्पेक्टर था, तो उससे एक वो एक तो उनका लाइनमैन होता है इसमें इलेक्ट्रिकल, ये जो स्ट्रीट लाइट वगैरह ये होता, उसके एक हेल्पर होता है उसके साथ। वो दो आदमी आए गेट से होते, उन्होंने दोनों को पकड़ के और उसमें सीमेंट वाले कमरे में बंद कर दिया, खिड़की खुली छुड़वा दी थी मैंने, भाग कर तो जा सकते, सर्वे लगे हुए थे। नंगा करके उनको उनके कुर्ते पजामे सब निकलवा के कच्छा बनियान और नंगा कर दो। तो सुबह उनको तकरीबन 8-8:30 बजे बंद किया। अब मैं तो ऑफिस चल पड़ता था, फील्ड के काम होते थे, इंस्पेक्शन पे जाता जूता था। तो मैं शाम को कोई 5:30-6 बजे पहुंचा घर। तो मैंने फिर जब जाके उसने बेनी प्रसाद ने मुझे खरबूजा और शिकंजी बना के दे दी, खा लिया, तब उसने आया फोरमैन की साहब दो उनको बंद किया हुआ है। तो मैं कहा अच्छा, मैं कहा ले आओ उन्हें। तो वो गए, तो वो कहने जी पजामा दे दो पहनने के लिए, नंगे कैसे जाएं। वो आया साहब एग्रेट कि साहब वो कह रहे हैं पजामा दे। मैं कहा नहीं, उनको नंगा मेरे सामने पेश करो। तो पकड़ के ले आया उनको नंगा दोनों को। उनका हेल्पर जो था ऐसी 30-35 साल का था, जो लाइनमैन था वो भी ऐसी होगा 40-45 साल का, और नंगा बिना कच्छे बनियान को ला के मेरे सामने पेश किया। मैंने उनसे पूछा भाई इसने तुमको पढ़वाया था बोर्ड पहले दिन? वहाँ से पढ़वा दे, गलती हो गई। मैं गलती हो गई 10 कान पकड़े उठक बैठक लाओ, जाओ अपने घर। मैं वायलेंस के हिंसा के खिलाफ हूँ, तब भी था। ये मेरे ख्याल 69 की बात है, बड़ी पुरानी बात हो गई। तो ये जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं लॉ में, ये उस किस्म की अथॉरिटी का एक्सरसाइज थी, इस्तेमाल था। फिर मैं 2000 के आसपास जो था, मैं सिविल डिवीज़न 2 में मेरी पोस्टिंग थी। तो जब कहीं चार्ट वगैरह सबसे पहले इंस्पेक्शन करके आते हैं अपने जुडिक्शन में, तो जीप उठाई मैं चल पड़ा। जो नजरगढ़ ट्रेन है वो पहले तो किसी ज़माने में नदी होती थी 900 क्यूसेक कैपेसिटी की, नजरगढ़ झील से चलती थी और यमुना में आगे घटता था पानी। जमाना बदला, दिल्ली का एक्सपेंशन हुआ, वो नदी नाला बन गई। तो मैं गया तो मैंने देखा एक मकान जो है उसकी छत पर पड़ने वाली है। तो मैं कहा ये कैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है? तो कोई जवाब नहीं पाया, ना जेई दे पाया, ना वो जो मिट था वो दे पाया। मैंने सबसे पहले काम किया, चीफ इंजीनियर ऑफिस किया। वहाँ एक होता था हमारे यहाँ कानून को, कौशिक। मैं कहा भाई कौशिक, ये जो लैंड एक्विजिशन हुआ था इसकी मुझे अवार्ड की कॉपी चाहिए। उन्होंने थोड़ा सा दूध में मिल जाएगी। कहता जी वो तहसीलदार के यहाँ जाकर 100 रुपये देने पड़ेंगे बराइत के। मैं कहूँ तू ले जा मुझसे, मेरे पास 3000 रुपये का इंप्रेस है, तू ले 100 रुपये। चले उसने 3 दिन बाद मुझे, मैं गया
तो उसने मुझे सर्टिफाइड ट्रू कॉपी जो थी अवार्ड की, वो 1956 में हुआ था। उस टाइम जो ये नगर ट्रेन होती थी CPWD के पास थी, तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए वो लैंड एक्वायर हुई थी 1956 में, और हमारा डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ था 1966 में, उसके 10 साल बाद। तो CPWD से हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को आ गई वो ट्रेन। अब जब मैंने अपने हाथ मजबूत कर लिए, अब मुझे पता चल गया कि दोनों साइड में कितनी बिट्स की ज़मीन एक्वायर हुई है। अब मैं पहुंच गया द्वारा, मेरे को पूछा कैसे बना रहा है, कहते मेरी ज़मीन। मैं कहती तेरी ज़मीन कहाँ से है? मैंने मुँह जुबानी ऑर्डर कर दिया, इसको डिमोलिश कर दो, और मेट को डांटा। उसने लेके अपने आदमी लगा के डिमोलिश करा दी मकान उसका। छत तो उसकी उसने डाल दी थी कंक्रीट उसमें, वो सब ढके नीचे आ गई, जैसे नीचे दीवारें थोड़ी बल्ली बल्ली लगा रखी थी, नीचे शटरिंग जो की हुई थी उसकी सब टूट के आ गए नीचे। मुँह जुबानी मैंने कोई राइटिंग में ऑर्डर नहीं किया, कहानी ख़त्म हो गई, एंक्रोचमेंट फ्री कर दी ज़मीन। तो ये भी स्पेशल प्रोविजन होते हैं पावर इस्तेमाल करने के लिए। ये तो फील्ड वालों के लिए काम है, आम होते रहते, इंजीनियर तो करते रहते इसके सबकी काम। इसकी तोड़वाना है मकान तोड़वा दो, नहीं तोड़वा दो 100 बहाने। तो उनको वो भी कानून बता दो कि मैं मुझे नहीं तोड़वाना तो नहीं तोड़वाना, तोड़वाना तो तोड़वाना। वो मुँह जुबानी बातें होती हैं। अगर जो राइटिंग में भी ऑर्डर आ जाए और हम कहते हैं नहीं तोड़वाना, तो 100 बहाने उसके भी। मुझे एक ऑर्डर हुआ था, ये जो पहले ये ईस्टर्न यमुना कैनाल होती थी, वो दिल्ली गवर्नमेंट ने इलीगली उसको कब्जा कर लिया था। अब वो ट्रंक ड्रेन नंबर 1 कहलाती है आजकल। वो इसकी मैंने रिवाइज की थी समटाइम 76-77 में। तो मुझे राइटिंग में ऑर्डर हुए कि ये मकान जो है इसने एंक्रोच का है, को डिमोलिश करा दो। मैंने जिसने ऑर्डर किया तो उसको लिख के दे दिया, ये आपकी अथॉरिटी नहीं है, ये तो डिप्टी कमिश्नर MCD वाला कराएगा रोड में, रूरल में SDM कराएगा, और DDA की ज़मीन है तो DDA का जॉइंट डायरेक्टर बिल्डिंग कराएगा। आपकी तो अथॉरिटी ने, आपने कैसे ऑर्डर कर दिया मुझे? अब वो लेके गया चीफ, कह रहा चीफ कह रहा भैया अग्रवाल ने कानून तो लिख दिए कि आपकी अथॉरिटी नहीं, अब क्या किया जाए? नहीं कराएगा, बताओ उस दिन नगर ट्रेन पर तो करा दिया, मकान तोड़वा दिया, यहाँ मकान तोड़वाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही होता है प्रोविजन। इस पर हमारे मूड की बात होती है इंजीनियर्स की। तो खुदा के बाप होते हैं ना। भगवान जब आया था मेरे पास रोहतक VP गॉड पाक्षिक टेम्पल 2015 में, उसने कहा था इंजीनियर जो है, मैंने सर्च बनाई, इंजीनियर था, डेवलपमेंट किया, सिविलाइजेशन बनाई, तो हम तो भाई हैं, भगवान के भाई होते हैं ना इंजीनियर। तो आप में चैप्टर 4 है शायद फिजाइल नेशन और सोसाइटी में, उस किताब में आप पढ़ सकते हैं, किंडल बुक है, अपने मोबाइल फ़ोन पे, स्मार्टफोन पे, लैपटॉप पे, किसी पे भी पढ़ सकते हैं आप। तो स्पेशल प्रोविजन का मतलब ये है, इसमें कोई कानून वानून का कोई लेना देना नहीं है, मनमर्जी होती है इसको लागू करना, जो मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। शायद 2020 की बात है, अब तो 24 हो गई, नहीं 2005 में रिटायर हो गया था, 20 नहीं, ये 2000 की बात है, मेरे रिटायरमेंट से 5 साल पहले की। अब 24 साल हो गए, जमाना बीत गया। अब 1991 में कानून बना दिया, तो खैर कानून तो कुछ ही बना दो। अब इसमें जो था, इससे पहले जो थे उन्होंने कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए थे 8-10, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, और वो जो थे अक्टूबर 2022 के थे, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना इसमें स्टेटमेंट फाइल करे कि वो क्या सोचती है इस मामले में। अब 22 से आज 2024 आ गया, 24 में फिर दिसंबर में ऑर्डर कर दिया 1 महीने के अंदर करे। अरे भाई, नरेंद्र मोदी को बेवकूफ़ समझा हुआ है, अपने पाँव में क्यों खुद कुल्हाड़ी मारेगा? वो हिंदू मुसलमान का दंगा फसाद करवा देगा तो इलेक्शन कैसे जीतेगी बीजेपी? और RSS का जो 99 साल से करता रहे, 2025 में इसकी स्थापना हुई थी, एंटी मुस्लिम, और तो ये इसकी दुकान बंद हो जाएगी। तो कौन चाहता है अपनी हत्या? और खुदकशी कोई नहीं करना चाहता, और बल्कि अगर जो RSS खुदकशी करनी पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं इनके खिलाफ अबटमेंट 306 IPC और 304 IPC, होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। जो मोदी को और ये
क्या है, क्या मोहन भागवत को खुदकशी करनी पड़ी तो इसके चीफ जस्टिस के खिलाफ मुकदमा बन जाएगा। क्रिमिनल के 10-10 साल की दोनों में सजा है आईपीसी में। इसकी ऐसी ऐसी जज चीफ जस्टिस की काउंटर साइंस है। जब 2022 से इनको जवाब नहीं मिला, अक्टूबर से 1 महीना वो ख़त्म ही नहीं हुआ अब तक, 2022 से 2024 आ गया, अब फिर कर दिया है। तो अभी तो 4.5 साल बचे हुए हैं मोदी के, उसमें तो जवाब मिलेगा नहीं। इस बीच में कम से कम 10 चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, जवाब ही नहीं मिलेगा। अब इसलिए तो ठीक है, मिले ना मिले मेरी भला से, भारत में जाए सबके सब, प्रधानमंत्री भी जाए और चीफ जस्टिस भी जाए। मैं जहाँ तक ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो ये स्टेपनी लगा दी, स्कूटर में स्टेपनी भी होती है ना, 2 पहियों का स्कूटर में तीसरे पर स्टेपनी का पिंचर हो जाए तो बदल लो। मुझे मोटरसाइकिल वजह ये स्कूटर इसलिए पसंद है कि पिंचर हो जाए, फटाक से स्टेपनी निकाल लो, 10 मिनट में बदल के फिर आगे चल पड़ो। कार में भी ऐसी होता है, स्टेपनी होती है। तो इसने एक उसमें स्टेपनी जोड़ दी, वो मामला गड़बड़ कर दिया। इसके साथ में ये कर दिया कि कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो पिटीशन फाइल हो गई वो तो हो गई, और कोई नई पिटीशन एडमिट नहीं कर गया, और जो ये ऑलरेडी एडमिट है इस पे जो है कोई फैसला नहीं देंगे। बड़ी अजीब गरीब बात है। अब आप ये देखिए सुप्रीम कोर्ट की एम्पावरमेंट क्या है। इनको कानून ने, कौन से कानून ने इनको ये इतनी इस किस्म की ऑर्डर करने की पावर दी है, मैं तो नहीं समझती है। जो है, आप तो सुप्रीम कोर्ट को कैसे सब्जेक्ट, मैं लेमैन है, बेपढ़ा लिखा आदमी, अंगूठा छाप, मैं सुप्रीम कोर्ट को कैसे देखता हूँ, हाई कोर्ट को कैसे देखता हूँ, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को है। मैं देखता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नए नए लड़के लड़कियाँ आते हैं जज बन के, राइजिंग सन, यंग यूथ, तो सब राइजिंग चढ़ते हुए सूरज को नमस्कार करते हैं। बीच का जो टायर है वो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को समझिए आफ्टरनून, दोपहर, और सुप्रीम कोर्ट है सनसेटिंग, डूबता हुआ सूरज, सन डाउन। जब 2 पैग लगा के और सूरज को छिपता हुआ सूरज देखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे है। मैं समझता हूँ आपको, मेरे दोस्तों के बात समझ में आ गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर है। जो मुकदमा चलता है उसमें जो एविडेंसेस होती हैं, गवाहियाँ पेश होती हैं, उसका इवैल्यूएशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करती है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, इनका एपीलेट है ये कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, मगर इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो कोई भी एविडेंस, सेक्शन 151 और CPC 99, सेक्शन 151 जो है सिविल प्रोसीजर कोड 1909, अब 1909 से 24 में से घटा दो 9 साल, कितने साल हो गए, 115 साल पुराना कानून है, सही सलामत है, आज भी इस्तेमाल हो रहा है। मैंने भी कई दफ़ा उसको इस्तेमाल किया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तीनों जगह। तो हमारा काम तो बहुत अच्छा है। अब सवाल ये है, एक तो बात ये हुई कि ये सुप्रीम कोर्ट तो बुढ़े हो गए सबके सब, 62, 63, 65 के पास जाते हैं, तो इनकी तो जमाना जिंदगी बीत गई। हाई कोर्ट में मिडिल एज के आदमी आते हैं जैसे, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यंग नए लड़के आते हैं, ताजे ताजे मुर्गे आते हैं वहाँ, मुर्गियाँ और मुर्गे। अब जो हमारा इवोल्यूशन, जो उनका जो हम अप्रिशिएशन करते हैं एविडेंस का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, और कोई फैसला देने से पहले, लिखने से पहले, कि हम इस कंक्लूजन पे कैसे पहुँचे, तो वो जो एविडेंस हमारे सामने है, एज ए जज, मैं आर्बिट्रेटर हूँ। नवंबर 2009 से 2005 से 2005 से मैं आर्बिट्रेटर हूँ। मेरे सामने कई दफ़े केसेस आए हैं, तो मैं कैसे देखता हूँ एविडेंस को।
अब जो एविडेंस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यानी कि बिल्डिंग जो ब्लॉक है, जो फाउंडेशन ऑफ द केस, इट इज लेड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नॉट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें जो एविडेंस उसने प्रोड्यूस की है, चाहे क्रिमिनल केस हो चाहे सिविल केस हो, उसी केस के, और उसको मैंने एविडेंस को देख के जो अपना कंक्लूजन निकाला, जजमेंट निकाला, अपना वर्ड निकाला, वो ठीक है या गलत है, वो उस एविडेंस पे बेस्ड होता है। अब मैं उसके खिलाफ कोई सब जज के का वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के सामने अपील लगाए और उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील लगाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो हाई कोर्ट ना तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को ये अथॉरिटी है लॉ में कि वो जो एविडेंस उसने मेरे सामने पेश किया जो सब जज, उसमें कोई एडिशन इंफॉर्मेशन जो है वो एविडेंस और एडमिट कर सके। ना डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अथॉरिटी है, ना हाई कोर्ट के जज है, और सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं है। इसका मतलब कि जो सब जज है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठा हुआ या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बैठा, ही सुप्रीम, देवताओं का देवता, खुदा का बाप। तो कानून को समझने की जरूरत है। ये इनका जो जुरिडिक्शन है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन तो इनका आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट का, और हाई कोर्ट का 226 226 में आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का था अनलिमिटेड है, जैसी चीन की और रशिया की दोस्ती अनलिमिटेड है, ऐसे ही अनलिमिटेड जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है। भाई सबसे पहले तो आदमी की दोस्ती जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही होती है ना, क्रिमिनल केस में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से, और सिविल केस में सब जज से। ये तो बहुत दूर के बैठे हुए आसमान में, सब केस तो पहुंचते नहीं इनके सामने। खैर, तो एक तो मैंने आपको ये डिटेल बताई कि ये है क्या, ये स्पेशल प्रोविजन है, इसकी कोई लॉ से लेना देना नहीं है, कोई जस्टिस है, ये मन मर्जी का होता है, जैसे चाह वैसे कर ले। हम जिसको चाह को नंगा करके बंद करते हैं, दफा 144 लगा दे, 5 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। ये स्पेशल प्रोविजन है, एक दफा 144 में लगाते हैं ना। अब पता नहीं, देखूंगा जाके, किताबें तो खरीद लाया था मैं, CRPC वगैरह सब। अब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा क्या है, IPC का, कुछ भूल रहा हूँ, खैर छोड़ो उसको। तो एक तो बात ये हुई कि इनकी कोई ज़्यादा अथॉरिटी नहीं है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की। अगर जो कोई जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होते हैं भले होते हैं, मैं एक प्रॉपर्टी टैक्स में ही स्पेशल जज होते हैं ADJ, वो लेडी खुद एडवोकेट थी सुप्रीम कोर्ट में। वो मैंने उसका केस डील किया, उसने किसी वकील को दे के 10,000 रुपये फीस केस लगवा दिया प्रॉपर्टी टैक्स से। जब उसने मुझे, मैं कहा तो गलत है, कैसे दे दिया इसने स्टे। वो कहा अनऑथराइज कंस्ट्रक्ट किया था, वो भी मैंने कहा ये भी गलत है। वो कहने मेरे को 10 आई तो मेरा रिटेनर है, शिपमेंट रखा हुआ इस वकील को, सरदार जी को। मैं को ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मैं कहा ऐसा अपना वकालतनामा इससे विड्रॉ करके मुझे पार्ट ऑफ नहीं दे दो। मैं कहा पेश हो गया कोर्ट में, वो डिमोलिशन जो था अनऑथराइज का, वो भी निपटवा दिया उसका केस, कोई डिमोलिशन नहीं हुआ। मैं कहा तो आपने गलत कोर्ट में लगा दिया, इसके तो इसके ट्रिब्यूनल बना हुआ, उसमें लगेगा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का। और प्रॉपर्टी इसका स्पेशल जज है दिल्ली में MCD का। तो मैं अब क्या हुई, जज भी बेचारे क्या कि एक दिन में 60 65 65 केस होते थे। उस जमाने की बात कर रहा हूँ आपको मैं, 2000 के आसपास की, 24 साल पहले की। तो मैंने जो उसने बना के दिया था उसके विड्रॉल की एप्लीकेशन लगा दी। वो तो जज कहता खुश हो जाता है, वो विड्रॉ हुआ, केस खत्म हो गया, और दूसरी नया केस फाइलिंग कर दिया हाथ के हाथ। तो वो तो उसने अलाउ कर दिया जज ने। अब मैं जो नया केस किया उसके ऊपर फिर बोल पड़ा। मैं कहा था 169 की MCD एक्ट की एप्लीकेशन लगी हुई है इसमें। तो पहले तो 2 दफ़ा मैं बोला तो जज ने सुनी नहीं मेरी बात, सुनी थी होगी, इग्नोर कर दी। जब मैं तीसरी बार मैंने फिर रिपीट किया उसे, उसने कहा है, मैं कहा पेज नंबर 100 उन्हें पलटा वो जो मैंने नई पिटिशन बनाई थी, और उसने देखा उसके MCD के
दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वकील से कहा भाई इसका क्या हुआ। उन्होंने कहा था 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, मैं सेक्शन लेके बताऊंगा। 1 हफ्ते का टाइम दे दिया, हम फट पहुँचे। मैं और लेडी बुढ़िया हो गई थी, वो डायरेक्टर रिटायर हुई थी ऑल इंडिया रेडियो से। मैं तो उस टाइम जवान था, सर्विस में था। तो उन्होंने कहा था इस पर डिसीजन नहीं हो, तो क्वेश कर दिया उसने असेसमेंट ऑर्डर, काम हो गया। उसका कुड़की का नोटिस भी ख़त्म हो गया जब असेसमेंट ऑर्डर ख़त्म हो गया। तो अब मैं 10% लेता था, जितने का अमाउंट की कुड़की आई, 3 लाख की आई तो 30,000 रुपये लूँगा, और देते थे आदमी मुझे खुशी खुशी। जान छूटे। तो क्या हुआ ये कि मैं तो जाता जूता नहीं था, भाई एक दिन मुझे लेडी कहने का साहब एक दिन आप मेरे साथ चलो। वो जो डिप्टी असेसर कलेक्टर है मेरी बात नहीं सुनता, ये IRS होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं। मैं समझा दो, मैं बता दो देता हूँ। मैं गया उसके बाद, तो उसने उनको तो ब्राइब लेनी होती है ना। कहता वो इंस्पेक्टर नहीं आया, मैं इंस्पेक्टर नहीं आया, तो मैं तो रोता हूँ। मैंने तो उसे बुलाओ, कहाँ है वो। क्या मैं जब बुलंद आवाज़ में बोला शहंशाही, तो उनने फाइल मंगवा ली। तो उसने कहा इसमें ऐसा है कि मैं कहा वैल्यूएशन रिपोर्ट मैं बना दूंगा। मैंने बना दी वैल्यूएशन रिपोर्ट। मैं तो इंजीनियर हूँ, ये ग्रेजुएशन में पास प्रॉपर्टी वैल्यूएशन था ही सब्जेक्ट इंजीनियरिंग में। तो वो दे दी उसे। तो उसमें 8,400 रुपये फिक्स की वैल्यूएशन उसकी, एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स। अगर जो ईमानदारी की बात है, मैं उसको उसकी जगह असेसर कलेक्टर होता है, तो उसको तो IRS ऑफिस को तो वैल्यूएशन रिपोर्ट बनानी आती नहीं है ना, उसमें अथॉरिटी हो स्टम्प लगा के साइन करना। ये मैं तो रजिस्टर्ड वैल्यू ऑफ इंडिया का। तो उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो 84,000 रुपये साल की प्रॉपर्टी के वो 8,400 रुपये दे रही थी। मौज हो गई। मुझे 16,000 रुपये फीस के दे दिया उसने। तो 1,60,000 का उस पर कुड़की का नोटिस था। मेरा भी काम हो गया, उसका भी काम हो गया। उसमें 100 रुपये का मेरा पेट्रोल भुग गया होगा, 100-150 रुपये का। तो ये ड्रामा है कोर्टों में। अनलिमिटेड पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। सेक्शन 151 जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 142 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कानून हो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ में हो नहीं हो, वो ऑर्डर पास कर सकती है। ऐसी जो सिविल प्रोसीजर कोड 1909 में सेक्शन 151 है, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट जो कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। एंड मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 226 जिसमें हाई कोर्ट को रिट पिटीशन एक्सेप्ट करने की अथॉरिटी है, रीड विद सेक्शन 151 CPC, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर है डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट को। खैर वो तो चीज़, ये सब चौधरी अपने आप को बुढ़े हो गए जाए, सब पे दादागिरी झाड़ना चाहते हैं, बेटे पे भी और पोते पे भी। मगर पोते बागी हो जाते हैं कभी कभी, बेटे तो फिर भी लिहाज कर जाते हैं, वो नहीं सुनते बाबा की। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझ लो पोता है, हाई कोर्ट बाबा बेटा है, और सुप्रीम कोर्ट सबका बाबा बाप है। मान लेते हैं, चलो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब जो ओरिजिनल जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर इस केस को डील कर रहे हैं। तो आर्टिकल 32 में एप्लीकेशन फाइल हुई होंगी ना सुप्रीम कोर्ट में। कर लो, ठीक है, सुन लो भाई सबकी बात, फैसला कुछ नहीं होना। नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक बीजेपी की सरकार है, तो 2022 से अभी 1 महीना उनका ख़त्म नहीं हुआ, अगले 4.5 साल का 1 महीना ही ख़त्म नहीं होगा। महीना बड़ा लंबा हो गया, 30 दिन की जगह 6.5 साल हो जाएगा, 7 साल ऐसी होता है। सब हाँ, ये फिलहाल जैसे दफ़ा 140 लगा दी, या किसी को नंगा करके बंद कर दिया सीमेंट गोडाउन में, या ऑर्डर कर दिया मुँह जुबानी इसका मकान तोड़ दो, टूट गया, ख़त्म हो गया।
कानून का राज कायम करना है ना, हमने कैसे करना वो हमारी मर्जी है ना, विम्स एंड फैंसीज। तो सरकार ऐसी चलती है, मुल्क ऐसी चलता है, देश ऐसी चलता है। बहुत सी चीज़ों में राइटिंग में ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं होती है। राइटिंग में ऑर्डर हो तो फिर मुकदमेबाजी के चांस बन जाते हैं। इसलिए मुंह जवानी कर दो, मुंह से निकली हवा में गई, ज़मीन पर कुछ नहीं बचता। जो होता है सब। तो ये इनका एपलेट, इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेजना चाहिए था मामलों को। भाई तुम सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या हाई कोर्ट में जाओ या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, और तुम सीधे मुंह उठा के चले गए सुप्रीम कोर्ट में। क्या मतलब है, हम कब खाली बैठे हुए हैं? तो हाँ भाई, ये एपलेट कोर्ट है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता तो है आर्टिकल 32 में और 226 में हाई कोर्ट का, और 32 में सुप्रीम कोर्ट का। तो मैं क्यों हर टाइम अपना टांग फंसाता पड़ूँ? तो ये तो बात हुई है, मगर इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कहा दिया कि भाई हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इस मामले में कोई पिटीशन एडमिट नहीं करेंगे, भाई ये मुझे बड़ा चुप रहा है, गलत हो रहा है। इवोल्यूशन और इनोवेशन ऑफ लॉ, चाहे साइंस हो चाहे लॉ हो, हर चीज़ में इनोवेशन होता है, कोई नया आइडिया आता है, उसको भी इवोल्यूशन करते हैं, वो होता है। ये ऐसे समझ लीजिए आप, मैंने किसी ज़माने में साइंस पढ़ी थी और इंजीनियरिंग में भी पढ़ा। जैसे बीएससी एमएससी में पढ़ते हैं ना, तो प्योर साइंस होती है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, वो प्योर साइंस होती है, प्योर मैथमेटिक्स। और इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री। तो प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस में डिफरेंस क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो 18th सेंचुरी में फैराडे थे, वो मैग्नेट लेके जेब में वो घूमते रहे, वो कई साल घूमते रहे, उनको कई कोटों की जेबें फट गई कि मैग्नेट जो है कैसे आप अट्रैक्ट करते हैं और कैसे रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसकी बेस ये थी, इट वाज प्योर साइंस, इनोवेशन। अब आया इवोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी तो बन गई, उसको कैसे इस्तेमाल करें। एडिसन ने एक बल्ब बना दिया बिजली का, वो अप्लाइड साइंस थी, इनोवेशन जो थी, इनोवेशन था इलेक्ट्रिसिटी का आइडिया जनरेट। अप्लाइड हुआ, प्योर साइंस थी, ये अप्लाइड हुआ इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन। बल्ब बना दिया, ट्यूबलाइट बना दी, अब एलईडी लाइट आ गई, टीवी आ गए, टेलीविजन, बहुत सारी चीजें आ गई। वो दैट इज अप्लाइड साइंस। तो इनोवेशन जो है वो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा ना। तो आप इसकी इनोवेशन की हत्या कर रहे हो, छोटे बच्चे के माँ के पेट में हत्या कर रहे हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो इनोवेशन और इवोल्यूशन जैसे है कि हमने पूंछ इस्तेमाल करने बंद कर दी तो हमारी पूंछ ही खत्म हो गई। तो ये जो बेसिक है साइंस का, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, जो जवाहरलाल नेहरू कहते थे। आप जो है इनोवेशन को खत्म होगा तो इवोल्यूशन कैसे होगा? इवोल्यूशन नहीं होगा, अप्लाइड साइंसेस नहीं यूज होंगी, इनोवेशन करना पड़ेगा आपको। जो है इवोल्यूशन बाद में होगा, पहले तो इनोवेशन करोगे ना, चाहे मेडिकल साइंस हो, आप न्यूक्लियर फिजिक्स हो। तो आपको कि जो ऐसे एटम जो है ब्रेक होगा या प्रोटॉन ब्रेक होगा, वो तो हुआ प्योर साइंस। उसके बाद आप रिएक्टर बना लो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, कुछ भी कर लो, एटम बम बना लो, वो सेकेंडरी चीज़ है। फर्स्ट चीज़ है ओरिजिनल प्योर साइंस। तो ये लॉ में भी यही है कि जो प्योर लीगल लॉ का इवोल्यूशन ऑफ लॉ, ये एक दिन में लॉ नहीं बना है,
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नया 2.5 साल लगा इसको बनाने में। उन्होंने सारी दुनिया की अच्छी चीज़ें इसमें डाल दी। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेटर्निटी का आइडिया भी इसमें डाल दिया। जो वहाँ पर अमेरिका में गुलामों को ख़त्म करने के अब्राहम लिंकन बना, उसका भी आइडिया डाल दिया, फ्रीडम। जो रशिया में 1970 से 1970 में कम्युनिस्ट ने बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहा था, ये सोशलिज्म, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। इट वॉज ऑल इवोल्यूशन। तो उससे कॉन्स्टिट्यूशन मिला हमारा सब जो फंडामेंटल राइट्स है वही तो है। जो सोशलिज्म में क्या था, जो रशियन रेवोल्यूशन से आया, और जो अमेरिका में अब्राहम लिंकन में सिविल वार लड़ी थी, लाखों आदमी मर गए। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी काफ़ी आदमी मर रहे थे। तो इट इज़ कॉल्ड इवोल्यूशन ऑफ लॉ। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, उसने इनोवेशन लॉ की हत्या कर दी। इवोल्यूशन होगा तो फिर इवोल्यूशन कहाँ से हो जाएगा? लॉ कैसे डेवलप होगा, कैसे प्रोग्रेस होगा? इन जजों, अब इनका दिमाग जो है बुढ़ा दिमाग हो गया, सफ़ेद बाल। और अब 63 साल का 2 साल बाद रिटायर होगा, 65 साल का। इसने सरकार 60 की एज पर रिटायर कर देती है। इनको जजों को भी यही करना चाहिए। अब मैं देख रहा था कि ये जो था अभी जो उन्होंने रूल अमेंड कर दिया आर्बिट्रेटर का भी, उन्होंने कहा कि 80 की एज तक काम करेगा। अरे भाई, मैं अगर जो जिंदा रहा 80 का, तो मैं चल रहा हूँ, तो मेरा दिमाग तो चल रहा है अभी। दिमाग और दिमाग से और दिल से, दिमाग से तो मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ और जवान हूँ। तो एज क्या होती है? एज इज सिंपली नंबर। हाँ, फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया हाई कि ये अपना स्टेटमेंट फाइल करे। सेंट्रल गवर्नमेंट वो करेंगे नहीं, मामला दबा रहेगा कुछ सालों के लिए। तो ये चीज़ मुझे को ठीक नहीं लगी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। वो तो ठीक है, चलो, जैसे कि भाई कोई तुम एडमिट नहीं करोगे, कोई ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, वो तो ऐसे हो गया जैसे किसी को पड़ गया नंगा करके बंद कर दो सीमेंट के गोडाउन में। अरे सुबह से शाम तक के लिए बंद कर दिया, भूखा पेट उसको खाओगे, ना खाना दिया ना पानी दिया। उसको सबक मिल गया, उठक बैठक लगवा दी 10-10 दोनों से, कान पड़ गए, वो ठीक हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसा अडॉप्ट, स्पेशल प्रोविजन में यही मतलब है, स्पेशल प्रोविजन लिखा ही जाता है इसलिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। तो इससे कानून का जो नए नए आइडिया आते हैं, यंग लड़के लड़कियाँ आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जज अपॉइंट होते हैं, उनके ऊपर ऐसी बंदिश लगाना ठीक नहीं सुप्रीम कोर्ट का। और फिर दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट होती कौन है, क्या अथॉरिटी है? सुप्रीम कोर्ट को हेडमास्टर लगे भी है, इसकी सुपरवाइजर अथॉरिटी है हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट का तो कोई लेना देना नहीं है। जो सुपरवाइजर अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो किसी को सुपरवाइज नहीं करते किसी काम की, किसी अटेंडेंस नहीं लेती, कौन टाइम पे आया कौन नहीं आया कोर्ट में, अटेंडेंस नहीं ले लेती। जैसे स्कूल में क्लास टीचर लेता अटेंडेंस की, कौन लड़का आई या लड़की आई है या कौन एबसेंट है। सुप्रीम कोर्ट की किसी पर अथॉरिटी नहीं है सुपरविजन की, ना हाई कोर्ट पे ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बाद हाई कोर्ट की अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट की नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी लिमिटेशन में अपने पजामे के अंदर रहना चाहिए, ना कि दूसरे के पजामे में उंगली दे। तो ये कुछ मामला गलत हुआ है। मुझे एक चीज़ की तकलीफ हो रही है भाई, नए नए आइडियाज आने चाहिए। इवोल्यूशन, प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस। प्योर साइंस का हमें फॉर्म मिल जाएगा आइडिया, तो अप्लाइड साइंस तो अपने आप बनाने में और बहुत बैठे हैं। क्या, चलिए अब जो हो गया सो हो गया, कुछ होना हुआ ना, कुछ नहीं है। दफ़ा 144 लगा दी, ऐसा उस किस्म का ही हो गया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। या जैसे मैंने ऑर्डर कर दी कि नंगा करके उनको बंद कर दो सीमेंट के गोडाउन में, ऑर्डर कर दिया डिमोलिश कर दो उसका मकान, मुझे नहीं, हवा में गई बात। मैं जो मैंने किया
उस सोसाइटी के हित में किया। नीयत मेरी बहुत अच्छी थी, सुंदर थी, सुहानी थी, उसमें कोई मैलिस नहीं था। जो आदमी था, जो मकान बना था, ब्राह्मण था, मेरी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं तो मुँह जुबानी में कह के चला आया, ऑफिस में आके बैठ गया। ऐसी भावना तो दुर्भावना नहीं होनी चाहिए हमें किसी के लिए, मैलिस नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो ठीक समझो कर लो, हाथ भैया। तो अगर जो लिख के करता है तो पहले उसको नोटिस हो 15-20 दिन का, वो जवाब देगा, उसको कॉल करो, उसके बाद फाइनल ऑर्डर पास करो। 10 अड़ंगे हो जाते हैं उसमें। मुँह जुबानी में ये कुछ नहीं होता, नोटिस वोटिस हो गया तो हो गया। मगर मैंने पहले कानूनी तौर पर इंश्योर कर लिया था कि ये लैंड जो गवर्नमेंट लैंड है। 1956 का लैंड एक्वेजिशन अवार्ड मंगवा के, ऐसे मैं किसी को मुझे ऑर्डर भी कर दे मेरा सुपीरियर ऑफिसर राइटिंग में, तो भी नहीं इम्प्लीमेंट करूँगा। वो गलत है तो गलत है। इतनी तो मुझे लॉ की नॉलेज थी, तो सब चीज़ में था। एक दफ़ा मैंने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी भुगता, 1976 के आसपास या 77 की बात है, बरी हो गया। तो हम जब सर्विस ज्वाइन करते हैं, हमने कोशिश की, वो तो लेते हैं कि संविधान के मुताबिक काम करेंगे, तो इतनी तो अकल होनी चाहिए ना हमें, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस ही संविधान है, कॉमन सेंस ही कानून है, कॉमन सेंस ही जस्ट है, इंसाफ है। इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए। सबकी भलाई सोचो, सब खुश रहें। तो सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।